हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स का जो अभी सितंबर अक्टूबर की जो एग्जाम चल रही है बोर्ड की, तो 4 अक्टूबर को इकोनॉमिक्स का नए कोर्स का पेपर हुआ है, तो उसका ही सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का 4 अक्टूबर को एग्जाम जो हुआ है, आज तो 5 अक्टूबर है, तो जितना जल्दी हो सक रहा है मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस लेकर आ रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए में दिया है ए सब क्वेश्चन, जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो है क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है। देखिए कितना आसान है यहाँ पर। तो आप सभी जानते हैं कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में फॉल होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का के अंडर में आएगा। तो यहाँ पर आपको जो है ओनली माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि यहाँ पर मैक्रो में नहीं होगा, इकोनॉमेट्रिक्स में नहीं होगा, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में नहीं होगा। ओनली ए इज द आंसर, हमारा ऑप्शन जो ए है। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, यहाँ से ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 दैट इज ओनली ए। तो हम लिखेंगे आंसर 1 ऑप्शन 3 ओनली ए इज द आंसर। इस तरीके से ये जो हाईलाइटेड येलो हाईलाइटेड पोर्शन है, इस तरीके से आपको आपके आंसर की प्रेजेंटेशन करनी है। ये जो क्वेश्चन दिया है ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। फाइन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टू और मोर गुड्स डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट। एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दो या दो से ज्यादा जो वांट्स सिंगल वांट के लिए डिमांड होती है किसी प्रोडक्ट की, किसी चीजों की, गुड्स की, तो उसको हम ज्वाइंट और कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। ज्वाइंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड होगी वो। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएगा, कंपोजिट डिमांड भी नहीं आएगा, तो ज्वाइंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर कहाँ पर ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको ओनली सी दिया है। तो हमारा आंसर होगा आंसर 4 ऑप्शन ओनली सी। ऑप्शन 4 ओनली सी, इसी तरीके से लिखना है आपको आंसर। देन नेक्स्ट यहाँ पर दिया होमोजेनियस प्रोडक्ट इज अ फीचर ऑफ दिस मार्केट। ये मार्केट का जो है फीचर है होमोजेनियस प्रोडक्ट। तो काफी बुक्स में क्या किया है, यहाँ पर जैसे मोनोपोली दिया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दिया है, परफेक्ट कंपटीशन दिया, ओलिगोपोली दिया है। तो क्या किया है कि ओलिगोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन को सिलेक्ट किया गया। देखिए ओलिगोपोली में क्या होता है, डिफरेंशिएटेड, इधर डिफरेंशिएटेड और होमोजेनियस प्रोडक्ट। तो उसके फीचर्स में कहीं पर भी ये मेंशन भी नहीं किया है कि भाई ये जो ओलिगोपोली, हमको यहाँ पर खाली यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कि परफेक्ट कंपटीशन जो है इसका आंसर होना चाहिए। होमोजेनियस प्रोडक्ट इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो ओनली जो सी है, ओनली सी कहां पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में ओनली सी लाई कर रहा है। तो हमारा आंसर ऐसे आना चाहिए कि आंसर नंबर 3 ऑप्शन 1 ओनली सी। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के जो फीचर्स दिए हुए हैं हमें टेक्स्ट बुक में, उसके अंदर खाली होमोजेनियस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन है, ओलिगोपोली में नहीं है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको आप लोगों को रीड करना है अच्छे से, डेफिनेशंस को रीड करना है, क्योंकि इनसे क्या होगा, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में कंप्लीटली फुल 100% स्कोर करने के लिए आपको हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर दिया कि इकोनॉमिस्ट हु इज of the view that public finance is one of those subject, वो subject है which are on the borderline between the economics and politics। politics and economics के बीच में ये क्या है, border line है। तो यहाँ पर ये जो आप लोगों को क्वेश्चन आया है, ये पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 में जो दिया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 8 में डेफिनेशन दी है हग डेल्टन की। तो हग डेल्टन ने यही डेफिनेशन इकोनॉमी पब्लिक फाइनेंस को यही डिफाइन किया कि दिस इज द पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स। तो हमें यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा सिलेक्ट करना होगा जिसमें कि सी दिया हो, सी ऑप्शन दिया, सी सिलेक्ट किया हो प्रोफेसर हग डेल्टन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ओनली सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। देन फिफ्थ यहाँ पर क्वेश्चन है कि रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का रोल क्या है। तो फॉरेन ट्रेड का रोल जो की पॉइंट्स है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ रीड करके रखने के लिए, तो यहाँ पे टू ऑन फॉरेन एक्सचेंज है, टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट है, देन इट लीड्स टू डिविजन ऑफ लेबर। तो ये तीनों आ गए। फिर यहाँ पे डी में दिया ब्रिंग्स चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। दिस विल नॉट कम अंडर द रोल, ये रोल के अंडर में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका जो जिस ऑप्शन में आपको एबीसी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में हमको एबीसी दिखाई दे रहा है, तो दिस विल बी करेक्ट आंसर। तो आपको आंसर की प्रेजेंटेशन जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है इसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है।
हाईलाइट नहीं करना है आपको एग्जाम में हाईलाइटर लेकर जाकर। देन बी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन बी है, जिसमें आपको कंप्लीट द फॉलोइंग कोरिलेशंस कंप्लीट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहला है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर से चैप्टर नंबर 1 का ही पहला क्वेश्चन आ गया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब ये ट्री, इसका रिलेशन है विद द ट्री, एक सिंगल इंडिविजुअल पर्टिकुलर यूनिट। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट एज अ होल, पूरा कंप्लीट, पूरा का पूरा एग्रीगेट। देन सेकंड, सिंगल कंज्यूमर जो है वो उसे हम इंडिविजुअल, सिंगल कंज्यूमर की जो भी डिमांड होती है उसको इंडिविजुअल डिमांड कहा जाता है। और मेनी कंज्यूमर्स जब डिमांड करते हैं किसी प्रोडक्ट की तो उसको मार्केट डिमांड कहा जाता है। तो ये डिमांड वाले चैप्टर से है आप लोगों को। तो ये हाईलाइटेड जो पार्ट है दैट इज द आंसर। यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम में कुछ नहीं होगा, डैश होगा और आपको आंसर लिखना है। देन यहाँ पर थर्ड वन, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। आपको यहाँ पे हिंट दिया कि सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, तो मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्या है, डिमांड कर्व। तो आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इसका रिलेशन है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व से। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन दिया है इसमें थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये जो प्राइस इंडेक्स है, ये टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस, इंडेक्स नंबर्स जो हमने चैप्टर नंबर 6 का स्टडी किया तो उसमें से प्राइस इंडेक्स है जो कि यूज करते हैं हम चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स के प्राइसेस में चेंजेस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसे है ना इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी को टेस्ट करने के लिए, इन्फ्लेशन क्या है इकोनॉमी में, तो बिकॉज लेवल ऑफ प्राइसेस को ये बताता है ना दो टाइम पीरियड के बीच में। तो प्राइस इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर आप लोगों, हमें यहाँ पर डैश होना चाहिए था, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें डैश होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी इंडेक्स लिख देते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का लेवल आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए उसका आउटपुट, हम लेवल ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए हम क्वांटिटी इंडेक्स का यूज करते हैं। क्वांटिटी इंडेक्स इज यूज्ड। तो यहाँ पर आप लोगों को लेवल ऑफ आउटपुट एंड उसके साथ में इन द ब्रैकेट आप क्वांटिटी इंडेक्स भी प्लीज लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर ब्लैंक दिया होता तो हम डायरेक्टली क्वांटिटी इंडेक्स इज यूज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्राइस इंडेक्स इज यूज टू चेक द इन्फ्लेशन, इस तरीके से लेते हैं। नाउ जो नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लेवल ऑफ प्राइसेस के लिए चेक किया जाए, प्राइस इंडेक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ये बाद में आना चाहिए था, पहले डैश आना चाहिए था। तो एक छोटा सा मुझे लग रहा है कि मे बी बोर्ड विल गिव करेक्शन लेटर ऑन। देन यहाँ पर फिफ्थ जो है, इसमें सेंट्रल बैंक के पहले डैश है एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ कमर्शियल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये है कमर्शियल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक कौन सी बैंक है, तो वी ऑल नो दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक। हम सब जानते हैं, पढ़ा है हमने मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट जो है फाइनेंशियल मार्केट के अंडर में। देन सी ऑप्शन, यहाँ पर सी जो क्वेश्चन है उसमें दिया है गिव इकोनॉमिक टर्म्स फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं उसमें से आपको क्या करना है, इकोनॉमिक टर्म सिलेक्ट करना है, लिखना है मतलब। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया है कि यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद द चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। जब उसका यूज करने का समय आता है तो हमारी उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी इंक्रीज होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। with the change in its time utilization, then it will be known as time utility. Then second one, the demand for a commodity which can be put to several uses। बहुत सारे several uses के लिए जिस commodity की डिमांड इंक्रीज होती है उसे कंपोजिट डिमांड बोला जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ले लो, मिल्क ले लो, बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट जो है मार्केट वेयर देर आर फ्यू सेलर्स। तो जो फ्यू सेलर्स वाला जो मार्केट है वो ओलिगोपोली मार्केट होता है। तो आपको यहाँ पर ओलिगोपोली मार्केट लिखना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर दिया है फोर्थ वन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट का प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट्स को ये कमिंग ईयर की कमिंग फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेक्टेड, मतलब यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव, हम यहाँ पर है ना कंफर्म नहीं है, ये प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स एंड प्रपोज यहाँ पर रिसिप्ट्स, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स की कितने इनकम रिसीव होने वाली है, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बजट बोला जाता है। तो ये बजट भी काफी, मतलब ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है काफी आप लोगों को इजी होने वाले हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करते हो तो कभी यहाँ पर आप लोगों को ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए प्रॉब्लम नहीं आने वाले। पेज नंबर 77 पे दिया है ये बजट्स के अंडर में। देन सेम सेंटेंस दिया है
रीडिंग से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, रीडिंग की होगी तो कहीं पे भी डाउट एंड कंफ्यूजन अराइज नहीं होने वाला है। देन डिपॉजिट्स विड्रॉवेबल ऑन डिमांड, डिमांड पर जो डिपॉजिट्स को हम विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जो जिसको हम विड्रॉ कर सकते हैं, तो दैट इज द डिमांड डिपॉजिट, उसको डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको आंसर में डिमांड डिपॉजिट लिखना है। तो ये जो सेंटेंस है, आपको क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से बोलूंगी, आपको जस्ट आंसर लिखना है। देन नेक्स्ट, कंप्लीट एंड रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको रीराइट करना है, कंप्लीट कर कर फिर से उस सेंटेंस को लिखना है। तो यहाँ पर देखो, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी एमयू इज नेगेटिव, जब ये नेगेटिव होती है तो जो टोटल यूटिलिटी वो फॉल करना स्टार्ट हो जाती है, और जब एमयू जीरो होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर जो है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, तो हमें क्या लिखना है, टोटल यूटिलिटी इज फॉलिंग। तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट सेंटेंस में होना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है एज इट इज आप लिखोगे, एंड इसके बाद में आपको फॉलिंग भी लिखना है। तो दिस इज द पैटर्न, आपको कैसे आंसर लिखना है। आंसर 1, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज एमयू इज नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी इज फॉलिंग। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, फॉल होना स्टार्ट करती है, गिरना शुरू करती है। Then second, when less units are demanded at high price, it shows, जब less unit की डिमांड होती है, हाई प्राइस मतलब प्राइस इंक्रीज होने पर, तो प्राइस का इम्पैक्ट जो है वो वैल्यूएशन से डिमांड में होता है। तो वैल्यूएशन में हम क्या लिखते हैं, वैल्यूएशन से इन डिमांड के टू टाइप्स है, एक तो एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डिमांड कम हो गई, स्क्विज हो गई, सिकुड़ गई। तो यहाँ पर आपका जो कंप्लीटली आपको सेंटेंस लिखना है कि आंसर 2, when less units are demanded at high price, it shows contraction of demand, ये contraction of demand हो गया। Then the third one, revenue per unit of output sold is, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, तो आउटपुट कितना सोल्ड हुआ है, रेवेन्यू पर यूनिट। यहाँ पे ये पर यूनिट जो है आपको हिंट दे रहा है कि एवरेज की बात हो रही है। तो हमको यहाँ पर आंसर में लिखना है, आंसर रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इज। यहाँ से आपको आंसर मिलता है कि कौन सा आंसर है, हिंट मिलती है, रीडिंग से तो बहुत आसान हो जाने वाला है। रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इज एवरेज रेवेन्यू। देन फोर्थ वन, ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया इंक्लूड्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो इंडिजिनियस बैंकर्स जो है ये तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, मनी लेंडर्स भी अनऑर्गेनाइज, कमर्शियल बैंक्स ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज भी अनऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में ओनली कमर्शियल बैंक्स वाला है। तो आपको लिखना है, ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया इंक्लूड्स कमर्शियल बैंक्स, ये कमर्शियल बैंक्स को इंक्लूड करता है। देन यहाँ पर फिफ्थ वन है, परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब परचेस करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट विल बी द इंपोर्ट ट्रेड। यहाँ पर ये देखिए इंपोर्ट ट्रेड है। तो आप लोगों को कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, आंसर परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री इज इंपोर्ट ट्रेड, दैट इज व्हाट, दैट इज इंपोर्ट ट्रेड। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हुए हैं। अभी आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स, आपको कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना है एंड एक्सप्लेन करना है। तो एनी 3 आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे ये टोटल जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो 12 मार्क्स का है, जिसमें से 6 मार्क्स आपको आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट का है, एंड 6 मार्क्स में डिस्टिंग्विश बिटवीन का है। तो 2 मार्क का डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड 2 मार्क्स का ही आप लोगों को ये जो आइडेंटिफाई एंड कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड कॉन्सेप्ट 1 मार्क के लिए होता है, 1 मार्क आपको रिसीव होता है। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया नहीं, रिफर प्रीवियस नोट्स, आपको जो प्रीवियस नोट्स दिए हैं वो आपको रिफर करने हैं इसके लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने सोचा बार बार टाइपिंग का मेरा काम बढ़ा के भी फायदा नहीं है ना, क्योंकि सारे मैंने दिए हैं ऑलरेडी, साइट पे वीडियोस डाले हैं नोट्स के। तो यहाँ पर खाली आपको आंसर्स बता देती हूँ। आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट का आंसर मतलब, आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग लिखना है और फिर हैंस कर कर आपको कंप्लीट कर देना है आपका सेंटेंस। देन नेक्स्ट यहाँ पर है, पूजा सेटिस्फाइड हर नीड ऑफ राइटिंग एन ऐसे, ऐसे लिखने के लिए उसे पेन एंड नोटबुक का यूज किया, तो वो यूटिलिटी। तो यहाँ पर वो जो सेटिस्फेक्शन उसको रिसीव हुआ, दैट इज द यूटिलिटी, बिकॉज यूटिलिटी हैज पावर टू सेटिस्फाई। यहाँ पे पावर सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब कोई भी कमोडिटी का जो हम यूज करते हैं तो जो हमें सेटिस्फेक्शन रिसीव होता है। देन थर्ड वन, देर आर मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग सोप्स इन इंडिया, इंडिया में कितने फर्म्स जो है सोप प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे फर्म्स है। तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर में आता है। सोप्स हो गए, शैम्पूज हो गए, राइट। तो इसे हमें कहाँ पे लिखना है, इसको हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कर कर लिखना है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर में ये आता है।
यहाँ पे आप यूटिलिटी की डेफिनेशन या मीनिंग आप लिख सकते हो, वो लिख देना है आप लोगों को कि यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, या फिर वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी. देन थर्ड वन, देर आर मेनी. फोर्थ वन, यही आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए पहले डेफिनेशन मीनिंग दे देना है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो बहुत सारे फर्म्स, जैसे सोप, अलग अलग टाइप के सोप्स है, राइट, अलग अलग ब्रांड वाले सोप्स है. तो यहाँ जो सोप्स है अलग अलग रेट में भी सेल होती है, उनके गुडविल के हिसाब से देख लो, उसमें कोई ना कोई डिफ्रेंसिएशन भी होता है. वो सेम होते हैं प्रोडक्ट जो होते हैं, वो क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होते, दे आर नॉट क्लोज सब्सटीट्यूट. यहाँ पर क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होते, कुछ ना कुछ उनमें डिफ्रेंसिएशन रहता है. वैसे क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं बोल सकते हम. क्वालिटी को लेकर देख लो, कंपनी के ब्रांड को लेकर देख लो. देन फोर्थ, रमेश प्रिपेयर्ड शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर. तो शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करने के लिए स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर यूज किया जाता है. तो हमें यहाँ पे लिखना है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर. और ये जो है ना टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर दिया है, तो वहां से फिर आपको इसका जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट ले लेना है. देन फॉल इन प्राइस ऑफ अ शुगर. शुगर जग के भाव जब गिरते हैं 50%, रिजल्ट इन 50% राइज इन डिमांड. तो 50% ही है ना इसकी डिमांड जो है शुगर की, वो इंक्रीज हो गई यहाँ पर. तो यहाँ पर ये जो है यूनिटरी आना चाहिए, यूनिटरी इलास्टिसिटी. हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े थे, राइट, जिसमें है ना इक्वल जो भी डिमांड आती है, यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आना चाहिए. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. जहां पर जो ईडी होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है. हमने इसको, ये सब जो कॉन्सेप्ट है हमने अच्छे से स्टडी किए हैं. ईडी इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 होता है, मतलब दोनों इक्वल. ठीक है. proportionate change in the quantity is equals to the proportionate change in the demand. क्वांटिटी का जो डिमांड जो प्राइस है कमोडिटी का, उसके प्रोपोर्शनल चेंज में, एंड इसमें सेम जब इक्वल होता है, तो दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. तो ये आपको पेज नंबर 29 पे मिल जाएगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का आंसर. नाउ बी पार्ट यहाँ पर दिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग एनी थ्री आपको सॉल्व करना है. तो 2 मार्क्स का ही चाहिए. जो ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क का है. तो एक यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है, एक यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है. तो 2 मार्क्स के लिए आप लोगों को 2 पॉइंट्स लिखना है, 2 पॉइंट्स लिखना है. फॉर्म यूटिलिटी एंड नॉलेज यूटिलिटी चैप्टर नंबर 2 का है, ऑलरेडी मैंने ये अपलोड किए हैं इनके आंसर्स. परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है चैप्टर नंबर 5 से है. देन पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम है चैप्टर नंबर 1 से. डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स चैप्टर नंबर 8 का है. परफेक्ट इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड है चैप्टर नंबर 3 बी का है. तो आपको ये सारे आंसर्स वहां से मिल जाएंगे. बार बार ऑलरेडी नोट्स अपलोड किए हैं, एंड क्वेश्चन बैंक भी मैंने अपलोड की है. बाकी जो आगे की क्वेश्चंस है उसकी जो सोल्यूशन है मैं आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करने वाली हूँ. तो आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को क्वेश्चन बैंक की, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक दिया था बोर्ड ने, उसकी आपको सोल्यूशन वाली वीडियो रिसीव हो जाएगी. तो उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन वगैरह सब एक्सरसाइज में ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ. वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स.